नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा लाएगी। प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक व्यवस्था को हाईटेक बना रही है। ईपीएफओ की सदस्य संख्या में इस वर्ष सितंबर में 18,81,000 नए सदस्य जुड़े। और चमोली जिला प्रशासन ने ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो श्रेणी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति दी। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश का एक प्रमुख देश बनेगा और कानूनी मजबूती से डेटा को सुरक्षित रखना संभव होगा। श्री गोयल ने ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के सम्मेलन में कहा कि डेटा के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और देश के पावर ग्रिड की इसमें बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल विश्व को टिकाऊ ढांचा दे सकने के मामले में भारत सबसे अच्छी स्थिति में है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को हाईटेक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राशन वितरण बायोमेट्रिक व्यवस्था को हाईटेक बना रही है ताकि सुदूरवर्ती जिलों में भी सिस्टम कारगर हो और प्रदेश की गिनती 100% ऑनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो सके। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती आर्य ने कहा कि प्रदेश के राशन विक्रेताओं को जून माह तक का लाभांश दे दिया गया है। शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के लिए केंद्र सरकार को जानकारी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से भी लाभांश भुगतान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 100% राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। साथ ही सशर्त 100% लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है, जहां 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम की आईटीबीपी, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान के साथ ही सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स, इनके सामने ये सील हो चुका है। इसमें कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो अंदर की लेयर में आईटीबीपी की एक कंप्लीट प्लाटून पूरी तरफ से सर्कल कर चुकी है। दूसरे में हमारी एक कंपनी आईआरबी, उत्तराखंड पुलिस की जो आम बटालियन है, उसका डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और अब 3rd लेयर में सिविल पुलिस, जो जनपद पुलिस है, वो हमारी इसकी सुरक्षा करेगी। मतगणना सुबह लगभग 8 बजे से शुरू होगी और उसकी सुरक्षा का तैयारी हो, सब कुछ हो, वो शाम 5 बजे से यहाँ पे इंतजाम रहेगा। और पूरी जो 3 लेयर की सुरक्षा है, उसी को एक बढ़ाते हुए इस आसपास के क्षेत्र में भी कैंडिडेट के जो गांव है या बाकी भी सेंसिटिव एरिया जो जनपद में है, उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉय की जाएगी। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत संचालित उत्तरा एम्पोरियम, रानीपोखरी और आईटीपीए ग्रोथ सेंटर ऋषिकेश का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सीएलएफ से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन प्रक्रिया की सराहना की। महिलाओं ने विपणन और उत्पाद लेबलिंग में आने वाली समस्याओं को साझा किया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उनके समाधान के लिए सुझाव मांगे और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन उत्पादों के विपणन को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रोथ सेंटर ऋषिकेश में स्थापित प्रैक्टिकल लैब का भी निरीक्षण किया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने देहरादून जिले में एक और प्रशिक्षण केंद्र या ग्रोथ सेंटर के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। इससे जिले के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। इस वर्ष सितंबर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों में 9.33% की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान 18,81,000 नए सदस्य जुड़े हैं। इनमें 59% हिस्सेदारी 18 से 25 वर्ग के आयु समूह के लोगों की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार सदस्य संख्या में यह वृद्धि रोजगार के अवसर बढ़ने, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूकता और संगठन की प्रभावी पहल के कारण हुई है। अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितंबर माह में कुल 9,47,000 नए सदस्यों का पंजीकरण हुआ। इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की 59% से भी अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर महीने में लगभग 2,47,000 महिला संगठन जुड़ी हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आधार से जुड़ी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय रहे। इसका उद्देश्य अधिकाधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित नियोजन आधारित आर्थिक प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाना है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो कैटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ज्योतिर्मठ में अस्थायी मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा तथा किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा। वर्ष 2023 में ज्योतिर्मठ में हुए भूधसाव से आवासीय भवनों पर दरारें आने के कारण भवनों को तकनीकी टीम द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया था। इसके बाद उच्च जोखिम क्षेत्र के अंदर और बाहर कुल 1,228 भवनों को रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन श्रेणी में रखा गया था। तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों के चलते तहसील स्तर से 217 परिवारों को ही उनके प्रभावित भवनों की पूर्ण धनराशि वितरित की गई और अधिकांश प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों में रह रहे हैं। इसे देखते हुए इस वर्ष 25 सितंबर को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ज्योतिर्मठ और भूधसाव प्रभावितों ने बताया था कि नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य बंद है। प्रतिनिधियों ने सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए आंशिक रूप से छत, खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुद सभी कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले स्थायी खेल सुविधा अधिक है। भारतीय ओलंपिक संघ संसाधनों का निरीक्षण कर चुका है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे। मुझे लगता है कि जितना परमानेंट संसाधन उत्तराखंड ने बनाया है उतना परमानेंट संसाधन अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिला है। तो मैं समझती हूँ कि लगातार राष्ट्रीय खेलों को लेकर की जा रही औपचारिकताओं में भी जो हमने व्यवस्थाएं दी हैं वो दुरुस्त है। जीटीसीसी अपनी सारी रिपोर्ट जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को देने का काम करेंगे। उनके बाद में उनका जो फीडबैक आएगा निश्चित रूप से आप में मैं साझा करूंगी। फिलहाल हम लोग बहुत अच्छी और बेहतरीन स्थिति में है। लगातार जो है विभाग की ओर से संसाधनों को पूर्ण करने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन की ओर से 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के जल संस्थान, जल निगम, शिक्षा विभाग, कृषि, राजस्व, परिवहन और उद्यान विभाग सहित नगरपालिका व नगर पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भूकंप, भूस्खलन या किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा लाएगी। प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक व्यवस्था को हाईटेक बना रही है। ईपीएफओ की सदस्य संख्या में इस वर्ष सितंबर में 18,81,000 नए सदस्य जुड़े और चमोली जिला प्रशासन ने ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो श्रेणी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।